हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनएलएम सीरीज का एक प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो कि है फोर्स डेवलप्ड इन अ स्प्रिंग। आज हम स्प्रिंग के हर एक आर्टिकल पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, कितना फोर्स डेवलप होगा, कटिंग ऑफ अ स्प्रिंग, ग्रुपिंग ऑफ अ स्प्रिंग, इन तमाम टॉपिक्स को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो चीज है कि भैया स्प्रिंग क्या होता है ना, स्प्रिंग क्या होता है। सो बेसिकली आप सब लोगों ने बचपन से ही स्प्रिंग देखा होगा। इस कॉइल टाइप का एक लीनियर अरेंजमेंट जो होता है किसी मेटल वायर का बना हुआ, वो स्प्रिंग कहलाता है, ठीक है ना। और बेसिकली अगर बात करो स्प्रिंग की तो ये एक इलास्टिक मटेरियल का बना होता है जो कि रिजिड होता है। खास करके आप देखते होंगे कि किसी मेटेलिक वायर का स्प्रिंग मुझे देखने को मिलता है। एक स्टील का स्प्रिंग देखा होगा, कॉपर का स्प्रिंग देखा होगा, है कि नहीं। तो क्या है ये, इट इज एन इलास्टिक डिवाइस मेड अप ऑफ अ रिजिड मटेरियल सच एज मेटल एंड बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव कॉइल्स, सक्सेसिव टर्न्स, ठीक है। एक मेटल वायर के वेरियस टर्न्स के फॉर्म में इस स्प्रिंग का अरेंजमेंट किया हुआ होता है। और अगर मैं फिजिक्स की बात करूं यहां, सो इट बेसिकली स्टोर्स मैकेनिकल एनर्जी व्हेन इट इज बीइंग कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड। जब हम इसको कंप्रेस करते हैं, इलोंगेट करते हैं, तो ये मैकेनिकल एनर्जी अपने पास स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम इसे रिलीज कर देंगे, जब इसको फिर से वापस इसके नेचुरल लेंथ पोजीशन पे जब ले आएंगे, तो ये सारी एनर्जी अपनी लूज कर देता है। बात आ रही है समझ में यहां तक? चलिए, तो इसके बाद जो है कुछ मुझे इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां से देखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मुझे ध्यान में रखने हैं, जिसमें पहला टर्म है नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। देखिए, नेचुरल लेंथ किसी स्प्रिंग का क्या होता है कि ये वो नेचुरल लेंथ है जब स्प्रिंग को ना तो इलोंगेट करा गया हो और ना ही स्प्रिंग को कंप्रेस करा गया हो। जैसे यहां पे एक स्प्रिंग देख लो, एक फिक्स सपोर्ट से एक एंड स्प्रिंग का जोड़ा गया है, जबकि एक दूसरा एंड जो है एक ब्लॉक से अटैच्ड किया गया है। और यहां हमने स्प्रिंग को ना तो इलोंगेट किया है, ना ही इसे स्ट्रेच किया है, या ना ही इसे कॉम्पैक्ट किया है, मतलब कंप्रेस किया है। तो वो जो लेंथ होगा, ओरिजिनल लेंथ जो होगा स्प्रिंग का, दैट विल बी कॉल्ड द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एट विच देयर विल नो एनी इलोंगेशन और कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे होता है, व्हेन द स्प्रिंग विल बी एट इट्स नेचुरल लेंथ, उस स्प्रिंग में किसी तरह का कोई इलास्टिक फोर्स डेवलप नहीं होगा, किसी तरह का कोई फोर्स डेवलप नहीं होगा, ठीक है। फोर्स डेवलप कभी भी किसी स्प्रिंग में कब होगा भाई? जब आप इसे इलोंगेट करोगे या फिर कंप्रेस करोगे, ठीक है। जो दूसरा टर्म यहां से मुझे सीखना है, दैट इज डिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन क्या है? अगर आप किसी लेंथ से स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर देते हो, है ना, जब कुछ इलोंगेट करते हो या कंप्रेस करते हो, उसको कॉमनली हम क्या नाम देते हैं? डिफॉर्मेशन, ठीक है। इट इज आइदर एनी इलोंगेशन और कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। या तो जैसे ये नेचुरल लेंथ पोजीशन पे है स्प्रिंग हमारा, अगर मैं इसको स्ट्रेच कर दूं, कुछ लेंथ x से मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूं, तो यहां मैंने इलोंगेट कर दिया है। और इस जगह पे इसी स्प्रिंग को यहां से मैंने क्या कर दिया है? कुछ कंप्रेस कर दिया है, कितना? x। तो या तो इलोंगेट करो या कंप्रेस करो, दोनों को ही हम एक नाम देते हैं, दैट इज डिफॉर्मेशन। जो अगला मुझे टर्म समझना है, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। अब इतनी बात तो क्लियर हुई होगी कि अगर मान लो किसी स्प्रिंग को जब हम इलोंगेट करते हैं या कंप्रेस करेंगे, तो वैसे स्थिति में उस स्प्रिंग में एक इलास्टिक फोर्स डेवलप होता है, और उसी फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? स्प्रिंग फोर्स। सो व्हेनेवर a spring is either elongated or is compressed, then a force used to develop in that spring, and that force is known as a spring force. तीसरी जो चीज है कि यहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है स्प्रिंग फोर्स का कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए, स्प्रिंग के मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन तो आप यहीं से देख सकते हैं, जो प्रीवियस टर्म आपने पढ़ा है कि लेट अस सपोज मैंने इस स्प्रिंग को इलोंगेट किया है इस डायरेक्शन में, अगर मैं इसे रिलीज करूं, अगर यहां से रिलीज करूं, तो ये ब्लॉक किधर आता हुआ होगा?
इस डायरेक्शन में, ये अपनी पर्टिकुलर नेचुरल लेंथ पोजीशन को हमेशा रीस्टोर करने की कोशिश करेगा। तो इस ब्लॉक पे यहाँ पे इस स्प्रिंग के वजह से एक फोर्स लगता हुआ होगा, किधर भाई, इस डायरेक्शन, ठीक है। या फिर इस जगह देख लो कि यहां अगर मैं इस स्प्रिंग को कंप्रेस करता हूं तो जो फोर्स यहां डेवलप होगा इस स्प्रिंग में, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और ये हमारा एफएस होगा। बात आ रही है समझ में? तो डायरेक्शन के लिए हम यहां से देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में इस स्प्रिंग को इलोंगेट या कंप्रेस करा जाता है, जिस डायरेक्शन में डिफॉर्म कराया जाता है, स्प्रिंग फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता हुआ होगा, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? नेगेटिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन इट। दूसरा चीज कि इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे देंगे? सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्प्रिंग फोर्स इज गिवन बाय हुक्स लॉ, है ना। हुक्स लॉ से हम यहां मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, इवन डायरेक्शन की भी बात करते हैं। क्या है हुक्स लॉ? सो इट स्टेट्स दैट द फोर्स डेवलप्ड इन अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड इन इट। ठीक है भाई, जो कुछ भी स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग में डेवलप होगा, प्रोड्यूस्ड होगा, इट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिफॉर्मेशन। जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करोगे उतना ही ज्यादा स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू वहां देखने को मिलेगा, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। एंड दिस स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिफॉर्मेशन। ये कहने का क्या तात्पर्य है इस जगह पे कि अगर डिफॉर्मेशन, अगर इलोंगेट कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो जो स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बात आ रही है समझ में? अच्छा, एक चीज और यहां ध्यान रखिए, दिस लॉ इज वैलिड फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशंस। ठीक है भाई, स्मॉल डिफॉर्मेशन जो स्प्रिंग में प्रोड्यूस किया जाता है, इट इज ओनली वैलिड फॉर स्लाइट डिफॉर्मेशन, स्मॉल डिफॉर्मेशन। ध्यान से समझेंगे, किसी भी मटेरियल की इलास्टिसिटी की एक लिमिट होती है ना। वी कैन नॉट जस्ट स्ट्रेच इट और कंप्रेस इट अबव दैट लिमिट, ठीक है। तो जो भी हुक्स लॉ है, ये हुक्स लॉ ओबे करता है एक छोटे से डिफॉर्मेशन के लिए। बात आ रही है समझ में? यहां तक बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन दोगे तो यहाँ पे हुक्स लॉ जो है वो फॉलो नहीं होता है। चलिए, अब इसी चीज को हम लोग मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिकली अगर मैं इसी इक्वेशन की बात करूं, सो दिस स्प्रिंग फोर्स is directly proportional to negative of deformation produced in it। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ये इक्वेशन। अब अगर यहां से हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट करें तो एक कांस्टेंट यहां आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू -k टाइम x। ठीक है भाई, या मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करें, सो दिस fs विल बी इक्वल टू k into x। ठीक है, अब ये k है एक कांस्टेंट, ये क्या है भाई, एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को या तो हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं, या तो इसको इलास्टिक कांस्टेंट बोला जा सकता है, या फिर इसको स्टिफनेस कांस्टेंट बोल सकते हो आप, स्टिफनेस कांस्टेंट, या फिर इसी को फोर्स कांस्टेंट भी पढ़ा जाता है ना। कहीं कहीं पे किताबों में देखोगे ये फोर्स कांस्टेंट के भी नाम से जाना जाता है। अब ये K क्या है, इस चीज की चर्चा करनी जरूरी है। K बेसिकली डिनोट्स द स्टिफनेस ऑफ अ गिवन स्प्रिंग, है ना। कितना स्प्रिंग टफ है, कितना स्टिफ है, इस चीज की बात मुझे बताता है कौन, ये स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर इलास्टिक कांस्टेंट। दूसरी चीज क्या है कि अगर मैथमेटिकली मैं इस चीज को डिफाइन करना चाहूं, अगर मैथमेटिकली न्यूमेरिकली मैं स्प्रिंग कांस्टेंट को यहां से डिफाइन करना चाहूं, सो अगर मान लो इस जगह पे, ठीक है, x का वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं। x डिफॉर्मेशन जो स्प्रिंग में प्रोड्यूस किया गया है, दैट इज यूनिट डिफॉर्मेशन, x का वैल्यू यहां पे 1 है। तो अगर हम यहां यूनिट डिफॉर्मेशन कंसिडर करें, सो दिस fs विल बी इक्वल टू k। बात आ रही है समझ में? न्यूमेरिकली K जो है स्प्रिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड के ही इक्वल होगा अगर उस स्प्रिंग में यूनिट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, इट इज न्यूमेरिकली इक्वल, इट इज
न्यूमेरिकली इक्वल टू the magnitude of a spring force, the magnitude of spring force Fs, if the deformation produced in it, if the deformation produced in the spring is unity, या if unit deformation produced, if the deformation produced in the spring is unity। बात आ रही है समझ में? अगर हम यूनिट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं किसी स्प्रिंग में, तो जो कुछ भी वहां पे स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू होगा दैट विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्प्रिंग कांस्टेंट। बात आ रही है समझ में? अब इस स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा भाई? तो देख लीजिए, यहां से Fs को आप लिख रहे हो k टाइम x, तो यहाँ k का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? Fs अपॉन x। फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन, और x क्या होगा? मीटर, तो इसको मैं लिख सकता हूं न्यूटन पर मीटर। या फिर इसी को CGS में अगर आप लिखते हो तो कैसे लिखोगे? दिस विल बी डाइन पर सेंटीमीटर। जबकि अगर इसी का मैं डायमेंशन लिखूं, यहां पे अगर मैं इसी का डायमेंशन लिखूं तो डायमेंशन ऑफ के फोर्स का हमारा देख पा रहे हो mlt-2, और नीचे क्या हो जाएगा? ml, सो दिस वुड बी ml0, ll तो कैंसिल हो गए यहां, और t-2, दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट। आ रही बात समझ में यहां तक? चलिए भाई, अब हमने यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड सीख लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट देख लिया, के भी देख लिया, ठीक है। इसके बाद है कि आखिर किन किन फैक्टर्स पे इस के का वैल्यू जो है डिपेंड करता है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे इस के का वैल्यू डिपेंड करेगा? तो देखो, अगला जो आर्टिकल है हमारा, दैट इज द फैक्टर्स ऑन विच स्प्रिंग कांस्टेंट के डिपेंड्स। किन किन फैक्टर्स पे स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है। चलिए, तो पहला जो इसमें फैक्टर है, द वेरी फैक्टर इज द वेरी फर्स्ट फैक्टर, दैट इज ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स, द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स कहने का मतलब क्या है कि लेंथ जो होगा स्प्रिंग का दैट विल बी सेम फॉर बोथ दीज स्प्रिंग्स, बट नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे यहां देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 6 है, जबकि इसमें नंबर ऑफ टर्न 1 2 3 है। बस समझ में आ रहा है भाई? तो अगर यहां मैं देखूं कि N1 का जो वैल्यू है दिस विल बी ग्रेटर देन N2, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा होता है तो स्प्रिंग कांस्टेंट K का वैल्यू भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ये ध्यान रखोगे, अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा तो स्प्रिंग कांस्टेंट का भी वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा होगा, प्रोवाइडेड दैट बोथ ऑफ दीज टू स्प्रिंग्स आर हैविंग सेम लेंथ बट नंबर ऑफ टर्न्स डिफर। और जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे उसका इलास्टिक कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो ज्यादा होगा। ये बात आ रही है समझ में? चलिए, अब इसके बाद जो अगला फैक्टर है, ऑब्वियसली द मटेरियल है कि नहीं, नेचर ऑफ मटेरियल, इस पे भी डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दो मटेरियल समझूं, एक मान लो स्टील है और दूसरा जो है ये कॉपर है, तो स्टील की जो स्प्रिंग कांस्टेंट होती है दिस इज ग्रेटर देन द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ कॉपर। बात आ रही है समझ में भाई? तो अलग अलग मटेरियल का स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी, रिजिडिटी जो होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। जो थर्ड यहां पे है दैट इज रेडियस ऑफ द वायर और थिकनेस ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ वायर। ठीक है, अब यहां से देख लो, दो स्प्रिंग मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं और दोनों के वायर, जिस वायर से बना हुआ है स्प्रिंग, उसका थिकनेस जो है यहाँ पे वो अलग अलग है, जबकि नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ जो है इन दोनों ही स्प्रिंग का वो हम सेम यहां डिनोट करने जा रहे हैं, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो क्या है?
सेम है। चलिए भाई, और लेंथ भी यहां सेम है, लेकिन इस वायर का जो रेडियस है दिस इज ग्रेटर देन दिस वायर, ठीक है। R1 जो है दिस इज ग्रेटर देन R2, तो स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू भी ग्रेटर होगा किससे, अगर थिकनेस उसका ज्यादा हुआ। जिस वायर से स्प्रिंग बना है अगर उसका थिकनेस ज्यादा होगा तो वहां पर स्प्रिंग कांस्टेंट का भी वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा। चलिए, जो फोर्थ फैक्टर है यहां पे दैट इज पिच ऑफ द वायर, पिच ऑफ द वायर या पिच ऑफ द टर्न या कॉइल लिख सकते हैं आप। क्या है पिच, तो देखो किसी स्प्रिंग के दो सक्सेसिव टर्न के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं पिच। आ रही है बात समझ में, दो स्प्रिंग दो सक्सेसिव टर्न्स अगर लो, दो लगातार टर्न लेते हैं, उसके बीच का जो सेपरेशन होता है वो क्या कहलाता है, पिच कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लिया जाए मैं दो स्प्रिंग यहां कंसिडर करूं, एक ये है जबकि एक दूसरा स्प्रिंग यहां पे ये है, ठीक है भाई। अब यहां पे तुम देख पा रहे हो कि इस स्प्रिंग का जो पिच है दिस इज P1 और इस स्प्रिंग का जो पिच है दिस इज P2, लेंथ सेम है, रेडियस ऑफ वायर सेम है, इवन डायमीटर ऑफ अ स्प्रिंग यहां दिखने में लग रहा है बड़ा, बस इसको सेम लेना है ना, डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग भी सेम है। तो यहां पे देखोगे कि पिच ज्यादा जिसका होगा ऑब्वियसली यहां P1 ग्रेटर है किससे, P2 से, और अगर पिच ज्यादा हुआ तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जबकि अगर इसका पिच कम है तो नंबर ऑफ टर्न यहां क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो P1 एक मिनट, यहां पे P1 जो है लेस है किससे, P2 से, एक बार इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। P1 इज लेस देन P2 और जिसका पिच कम है तो नंबर ऑफ टर्न इसका ज्यादा होगा, और अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हुआ तो K1 का वैल्यू ग्रेटर होगा K2 के। आ रही ये बात यहां तक समझ में। तो हमने क्या क्या सीख लिया, स्प्रिंग फोर्स देख लिया, K का वैल्यू किन किन बातों पे डिपेंड करता है ये सीख लिया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमको याद रखना होगा और आगे जाके उन्हीं फैक्टर को वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। ये K का जो वैल्यू है स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और कैसे डिपेंड करता है कि किसी भी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट उसके नेचुरल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान रखना है। जितना ज्यादा स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ होगा उसकी K की वैल्यू उतने ही कम होगी, और जितना कम हमारा नेचुरल लेंथ होगा स्प्रिंग का उतना ही ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू होगा। तो ये ध्यान रखेंगे। जो फिफ्थ फैक्टर है जो कि हमें बिल्कुल ही याद रखनी चाहिए अच्छे से, कि द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग is inversely proportional to the natural length या to its natural length, ठीक है भाई। इसके नेचुरल लेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हो गया, दैट K is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब देखिए मैथमेटिकली मैं इसको और जो है इक्वेट करके लिख सकता हूं, दैट KL0 अगर यहां इक्वल टू का साइन दो तो इस जगह क्या हो जाएगा भाई, कांस्टेंट हो जाएगा। अब सिमिलरली सोचो कि अगर एक स्प्रिंग को डिफरेंट पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड कर दूं, उसको काट करके, है ना, एक छोटे छोटे पार्ट में मैं अगर डिवाइड करता हूं उसको, तो उस जगह पे K1L1 will be equal to K2L2 and that will be always have a constant value, यानी प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट टू द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इतनी बातें आ रही है समझ में, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ जो स्प्रिंग का होता है उस पे भी हमारा K का वैल्यू डिपेंड करेगा। अगर नेचुरल लेंथ को आप कम करोगे, कम होगा अगर नेचुरल लेंथ, तो स्प्रिंग कांस्टेंट, सेम मटेरियल ऑफ वायर के लिए दो स्प्रिंग अगर ले लो,
एक का लेंथ अगर कम है दूसरे का लेंथ ज्यादा है तो स्प्रिंग कांस्टेंट वहां ज्यादा होगा जिसका नेचुरल लेंथ कम होगा। बात आ रही है समझ में आता है? चलिए अब इस सिचुएशन को थोड़ा और एलाबोरेट हम करते हैं थोड़ा ढंग से। अगला जो आर्टिकल हमें यहां से सीखना है दैट इज कटिंग ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक है भाई, कटिंग ऑफ अ स्प्रिंग। यहां से प्रीवियस मेंस में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। अब इसको बड़े ध्यान से समझना, बहुत आसान टॉपिक है और पूरे ही एक्सप्लेनेशन को जब एक तरीके से हम डिराइव कर लेंगे तो वहां से एक ट्रिक भी निकल के आएगा। ठीक है, जिसको 1, 2, 3 सेकंड काफी होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब कैसे, इसको समझिएगा। देखो भाई, लेट्स से कि हमने एक स्प्रिंग को यहां लिया है, ये स्प्रिंग है और इसका कुछ नेचुरल लेंथ L0 और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट कितनी है भाई, K। अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूं। दो पार्ट में मैं इसको डिवाइड करता हूं, दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूं। लेट्स से कि एक जो पार्ट है इस स्प्रिंग का, दिस इज L1 और मैं मान लेता हूं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो गया, K1। जबकि दूसरा जो स्प्रिंग है, दूसरा जो हिस्सा है इसी स्प्रिंग का, ठीक है, इसका लेंथ L2 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K2 है। अब एक चीज और देखिए कि जब भी इस स्प्रिंग को 2 या 3 पार्ट में हम ब्रेक करते हैं तो उन दोनों के लेंथ में तो कुछ ना कुछ रेशियो होगा। तो मैं यहां से मान लेता हूं लेट कि इस जगह पे L1 अपॉन L2 का जो रेशियो है ये हमारा N है। ठीक है भाई, L1 अपॉन L2 जो जिस रेशियो में ये डिवाइड किया गया है वो कितना है, N है। सपोज करो कि अगर इक्वल पार्ट में इसको मैं बांटता हूं तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, L0/2 L0/2 है कि नहीं, 1:1 के फॉर्म में बांट रहे। अगर उसी तरह 3:2 के रेशियो में बांटता तो यहां पे एक फैक्टर लिया गया है कि इन दोनों का रेशियो कितना है हमारा, यहाँ पे येटा है। अब इस जगह पे इस इक्वेशन से एक तो पहला मुझे यहां से ये वैल्यू मिल जाता है। दूसरा चीज क्या है कि अगर मैं गौर से देखूं तो L1 प्लस L2 का जो वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा, L0 के इक्वल हो जाएगा। दैट विल बी द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। इतनी दो बातें समझ में आ रही। अब देखिए, क्या इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन आपने देखा है, इस जगह से मैं L1 का वैल्यू अगर L2 के टर्म में निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, N इंटू L2। चलो भाई, अब इसको यहां पे प्लेस कर दो L1 को, तो ये हमारा हो जाता है NL2 प्लस L2 विल बी इक्वल टू L0। और ओरिजिनल लेंथ के टर्म में अगर मैं यहां से L2 का वैल्यू डिटरमाइन करूं, L2 कॉमन हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू L0 अपॉन N प्लस 1। ये बात आ रही है समझ में सबको? देखो, पहले मैंने क्या किया, एक रेशियो यहां से लिया है, जिस रेशियो में इन दोनों ही पार्ट्स को हमने डिवाइड किया है, दैट इज L1 अपॉन L2 का रेशियो कितना है भाई, ये फैक्टर N है। और हम ये समझ सकते हैं कि L0 दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, दैट इज L1 एंड L2। तो अगर L1 प्लस L2 ये दोनों को ऐड करो, दैट विल बी द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। समझ में आ रही है बात यहां तक? अब आई देखो भाई, तो यहां से एक चीज मिल गया मुझे, L2 का वैल्यू मुझे मिल जाता है, किस फॉर्म में मिल गया, ओरिजिनल लेंथ के फॉर्म में। जबकि अगर इसी जगह पे मैं L1 का वैल्यू डिटरमाइन करना चाहूं, इसी जगह पे अगर L1 का वैल्यू डिटरमाइन करना चाहूं तो देखो यहां पे L1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, L0 माइनस L2। L2 आपका दिया हुआ है, ठीक है। इस इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन से देखो L1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, L2 अगर उधर करो L0 माइनस L2, तो L0 माइनस L2 का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, L0 अपॉन येटा प्लस N प्लस 1, जो कि फाइनली मुझे कितना मिल जाएगा, L0 का अगर वैल्यू मैं यहां से रख लूं N प्लस 1, आप एलसीएम लोगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, N अपॉन N प्लस 1। ये वैल्यू मुझे यहां दिखता हुआ है। अब मेरा जो बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि मुझे इस स्प्रिंग को जब मैं काटता हूं तो K कैसे वेरी कर रहा है, K का वैल्यू किस तरीके से वेरी कर रहा है, मुझे इसको डिटरमाइन करना है। और उसके लिए ऑलरेडी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया है पहले ही, कि प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल लेंथ L
एंड द स्प्रिंग कांस्टेंट के ये हमेशा क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। तो ऑब्वियसली हम यहां से इसे लिख सकते हैं दैट ओरिजिनल लेंथ L0 एंड K मस्ट बी इक्वल टू L1 K1 एंड एक दूसरा जो एक और इक्वेशन मैं लिख सकता हूं दैट इज L0 K विल बी इक्वल टू L2 K2। ठीक है भाई। अब यहां से अगर वैल्यू प्लेस कर दो, जो ऑलरेडी L1 का वैल्यू आपने L0 के टर्म में यहां निकाल रखा है, L1 का वैल्यू कितना है यहां पे देख लो, तो ये L0 और इनटू क्या है भाई, तो ये n अपॉन n+1 इनटू क्या है यहाँ पे K1। L0 को कैंसिल कर दीजिए, यहां से जो K1 का वैल्यू मिल रहा है मुझे दैट इज n+1 अपॉन n इंटू कितना हो जाएगा ये K। ठीक है। जबकि अगर इस जगह से मैं देखूं तो यहां पे L0 K इज इक्वल टू L2 K2। अब L2 का वैल्यू रखो अगर, तो ये है n+1 और इंटू K2। इस जगह से भी L0 और L0 कैंसिल हो जाएगा, सो जो K2 का वैल्यू मुझे मिलेगा इस जगह पे दैट वुड बी n+1 इंटू K। अब इस चीज को, ये जो दोनों इक्वेशन है उसको एक हम इलस्ट्रेशन लेके समझने की कोशिश करते हैं। यहां घबराना मत, ये बहुत ही आसान है। अपना जो काम था डिराइवेशन का वो हो गया, अब यहां से ट्रिक भी निकल के आ जाएगा अपने लिए। जैसे मान लीजिए कि इस जगह पे आपने स्प्रिंग को काटा होता, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से अगर मैं एक डेटा यहां कंसिडर करूं कि लेट सपोज L1 अपॉन L2 का वैल्यू 1 के इक्वल है। ठीक है भाई, यानी जो n आपने माना था उसका वैल्यू कितना है, 1 है। अब इसका कहने का क्या मतलब है कि जो स्प्रिंग को आपने बांटा है दो हिस्सों में, ये दोनों का लेंथ सेम है। दोनों का लेंथ क्या है भाई, सेम है, तभी तो इसका रेशियो कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। तो सोचो ये लेंथ कितना हो गया, L0/2, और ये लेंथ भी कितना है भाई, L0/2। बिल्कुल आधे आधे हिस्से में मैंने यहां इसे ब्रेक किया है। अब अगर मैं यहां पर इन दोनों ही इक्वेशन में इस n का वैल्यू 1 अगर प्लेस कर दूं, जरा सोचो K1 का वैल्यू इस जगह पे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1, n का वैल्यू 1 है, सो 1+1 2/1 2, दैट मींस K1 का वैल्यू इस जगह पे आ रहा है 2K। और अगर इस जगह भी मैं K2 का वैल्यू प्लेस करूं 1+1, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, K2 भी यहां से आ रहा है 2K। बात आ रही है समझ में यहां तक। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्प्रिंग को रिड्यूस करते हो हाफ, तो स्प्रिंग कांस्टेंट वहां ट्वाइस हमारा बढ़ जाता है। समझ में आ रही भाई। अगर स्प्रिंग को अगर हम हाफ लेंथ में डिवाइड करेंगे, 1/2 लेंथ, 1/2 हिस्से में डिवाइड करते हैं, तो वहां स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा वो ट्वाइस हो जाएगा। उसी तरह से सोचो कि अगर एक पार्ट का लेंथ 2L/3 होता, 2L/3 होता, तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उस पार्ट का दैट वुड हैव बीन 3/2K। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट L2 यहां पे 4/5L से मैं डिवाइड करता, जो स्प्रिंग है हमारा उसका लेंथ सेकेंड वाले पार्ट का, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाता, 5/4 इंटू K। ये बात आ रही है समझ में कि जितने ही फैक्टर से आप रिड्यूस करते हो किसी भी स्प्रिंग को, उसको जब काटेंगे हम, उतने ही रेसिप्रोकल लेंथ से, उतना ही फैक्टर से रेसिप्रोकल, अगर उसको रेसिप्रोकेट करके उसको मल्टीप्लाई कर दें वो स्प्रिंग कांस्टेंट में, तो वो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू वहां मिल जाएगा। अगर 2/3L में मैं तोड़ रहा हूं एक पार्ट को, तो वहां 3/2 फैक्टर से हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट वहां इंक्रीज हो जाएगा। बात आ रही है समझ में यहां तक। तो ये तो अपना काम बड़ा आसान हो गया। अब इसको समझ लेने के बाद जो अगला टर्म मुझे सीखना है दैट इज ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग। ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग, देखो तो स्टैंडर्ड 10th में आपने रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग ऑलरेडी समझ रखा है ना। जब सीरीज ग्रुपिंग होता है किसी भी ढेर सारे रेजिस्टर्स का, 2 या 3 रेजिस्टर्स का, तो वहां से R इक्विवेलेंट का वैल्यू आपने डिटरमाइन किया था, दैट वाज फाउंड टू बी R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3।
ठीक है। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टर्स को हम कंबाइन करते हैं तो वहां पे जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू लिखा जाता है दैट वाज फाउंड टू बी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इन द सिमिलर मैनर यहां भी मुझे स्प्रिंग को ग्रुपिंग करना है, स्प्रिंग का ग्रुपिंग करना है, लेकिन इसमें जो फॉर्मुलेशन होगा, जो इक्वेशन मुझे मिलेगा इक्विवेलेंट के का, वो रेजिस्टर से थोड़ा अलग होता है। अब कैसे अलग होता है उस चीज को भी समझ रखोगे, और क्योंकि रजिस्टर आपने पढ़ा हुआ है तो इसको याद रखना भी आपके लिए आसान होगा। क्या करते हैं, तो जिस तरह से रजिस्टर में दो कॉम्बिनेशंस हमने देखे थे ग्रुपिंग का, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल, ठीक उसी तरह यहां भी दो फॉर्मुलेशन, हम दो ग्रुपिंग करने जा रहे हैं। पहला जो है दैट इज सीरीज ग्रुपिंग ऑफ अ स्प्रिंग, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। और सीरीज ग्रुपिंग के लिए सबसे पहले जो हम समझेंगे यहां पे दैट इज कंडीशन फॉर सीरीज ग्रुपिंग, कंडीशंस फॉर सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग के क्या क्या कंडीशन है देखिए। तो द फर्स्ट कंडीशन, पहले हम यहां पे इसी सीरीज ग्रुपिंग में एक डायग्राम बना लेते हैं सीरीज ग्रुपिंग के लिए। लेट्स से कि यहां पे एक स्प्रिंग को जोड़ा जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरा एक स्प्रिंग है स्प्रिंग कांस्टेंट K2, और तीसरा जो यहां पे स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है भाई, K3 है। देखिए सबसे पहला चीज, ये हम यहां पे जो भी स्प्रिंग को पढ़ने जा रहे हैं, जिस स्प्रिंग के साथ आगे जाकर न्यूमेरिकल्स हम करने जा रहे हैं, उसमें एक चीज ध्यान रखोगे कि यहाँ पे आपके सिलेबस में मासलेस स्प्रिंग पढ़ना है। समझ में आ रही है भाई? इसकी जो स्प्रिंग का मास होगा दैट वुड बी नेग्लिजिबल, वहां मास 0 आप कंसिडर करके चलते हो। तो ये बिल्कुल ही एनालोगस है एक मासलेस स्ट्रिंग जैसा, एक मासलेस स्ट्रिंग के लिए। और मासलेस स्ट्रिंग में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, एट ईच एंड एवरी पॉइंट along the length of the string the tension is found to be same, है ना। किसी भी मासलेस स्ट्रिंग, किसी एक मासलेस स्ट्रिंग की अगर मैं बात करूं तो हर किसी पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। ठीक उसी तरह यहां पे स्प्रिंग में अगर ये स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन है, it would behave as if there is a single string, है ना, एक सिंगल मासलेस स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा। और इस वजह से हर किसी पॉइंट पे जो स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू होगा, स्प्रिंग पहले वाले स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होगा वही फोर्स डेवलप होगा दूसरे वाले स्प्रिंग में, और वही फोर्स डेवलप होगा यहां तीसरे स्प्रिंग में। मतलब हर एक स्प्रिंग में जो फोर्स का वैल्यू होगा, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। तो जो पहला कंडीशन है यहां दैट इज द फोर्स डेवलप्ड इन ईच स्प्रिंग, फोर्स डेवलप्ड इन ईच स्प्रिंग will be same। अगर मैं वहां इस ब्लॉक को डिफॉर्म करता हूं, स्प्रिंग को किसी भी, वो ब्लॉक को अगर x से डिफॉर्म करूंगा, ठीक है, तो इस जगह पे क्योंकि अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट है, अलग अलग मटेरियल का स्प्रिंग बना हुआ है वहां, या अलग दो फैक्टर्स है स्प्रिंग का, तो यहां पे डिफॉर्मेशन अलग अलग हो सकता है मैं इलोंगेट कर रहा हूं तो ये 1 सेंटीमीटर इलोंगेट हो, ये 1.5 सेंटीमीटर इलोंगेट हो, जबकि ये 1.2 सेंटीमीटर इलोंगेट हो। लेकिन इन तीनों ही स्प्रिंग में, क्योंकि ये मासलेस है, इन तीनों ही स्प्रिंग में फोर्स का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। और ऑब्वियसली दूसरा पॉइंट तो मैंने कह ही दिया आपको, दैट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड, डिफॉर्मेशन इन ईच स्प्रिंग, in each springs will differ। समझ में आ रही है बात? डिफॉर्मेशन तो अलग अलग होगा लेकिन फोर्स जो लगेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आई? क्योंकि ये मासलेस स्प्रिंग है तो फोर्स जो होगा हर एक स्प्रिंग में क्या होगा भाई, सेम होगा। चलिए अब हम बेसिक फंडा पे आते हैं जो हमने ऑलरेडी समझ रखा है कि अगर मैं स्प्रिंग फोर्स की बात करता हूं, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम एट फर्स्ट। अगर मैं यहां पे एक 3 स्प्रिंग को एक साथ मैं ग्रुप करने जा रहा हूं जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ K1, K2 एंड K3 है। लेट्स से मैंने यहां पे एक ब्लॉक को भी अटैच कर रखा है इस जगह पे,
और ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है भाई, देखिए अब अगर मान लो कि इसे मैं एक्स ब्लॉक को इधर चलाता हूं, तो लेट्स से कि इसमें जो इलोंगेशन प्रोड्यूस हो रहा है दिस इज x1, इसमें x2 और इसमें कितना इलोंगेशन हो रहा है, x3 हो रहा है। समझ में आ रहा है भाई? मैं ब्लॉक को अगर x चला रहा हूं, क्योंकि तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट, तीनों ही मटेरियल का स्टिफनेस कांस्टेंट अलग अलग है, तो इसमें जो डिफॉर्मेशन होगा तीनों स्प्रिंग में वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसमें लेट से x1 हो रहा है, इसमें x2 हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है, x3 हो रहा है। सो फाइनली मुझे एक रिलेशन पता है स्प्रिंग फोर्स का, Fs का जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू kx। तो इस जगह से मैं x का वैल्यू लिख सकता हूं Fs अपॉन k। सो फाइनली अगर मैं x1 की बात करता हूं फॉर स्प्रिंग 1, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Fs अपॉन k1, जबकि x2 की वैल्यू यहां से मुझे मिलेगी Fs अपॉन k2 एंड सिमिलरली दिस x3 विल बी इक्वल टू Fs अपॉन k3। अब आइए ध्यान से समझिए, अब हम बात करने वाले हैं एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग की। फर्ज करो कि ये तीनों स्प्रिंग को मैं एक ही स्प्रिंग से रिप्लेस करने जा रहा हूं, है ना। एक मैं ऐसा स्प्रिंग चूज कर रहा हूं कि सेम एक्स डिफॉर्मेशन पे आपने इन तीनों को डिफॉर्म किया है, x1 x2 x3, और ओवरऑल डिफॉर्मेशन यहां कितना है भाई, x डिफॉर्म किया है। तो ये तीनों को जब हम x डिफॉर्म कर रहे हैं, तो जो कुछ स्प्रिंग फोर्स यहां लग रहा है, जो कुछ फोर्स डेवलप हो रहा है स्प्रिंग में, वो उस सिंगल स्प्रिंग में डेवलप हो उसी डिफॉर्मेशन पे। बात आ रही है समझ में? मैं एक ऐसा स्प्रिंग कंसिडर कर रहा हूं जिसमें सेम डिफॉर्मेशन देने पे, सेम एक्स डिफॉर्मेशन पे स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप हो इस सिंगल वाले स्प्रिंग में, दैट इज फाउंड टू बी सेम as the force developed by all these three springs together। ठीक है, सेम फोर्स हमारा डेवलप हो रहा है। कितना, इसको भी अगर x इलोंगेट करो तो इसमें भी जो फोर्स डेवलप हो वो कितना हो जा रहा है भाई, Fse हो रहा है। सो आई कैन से हियर कि यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा दिस वुड बी इक्वल टू Fs, और ये स्प्रिंग का जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा ये तीनों के इक्विवेलेंट होगा। इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसको हम k इक्विवेलेंट से डिनोट करते हैं। सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, Fs अपॉन k इक्विवेलेंट, और यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये x का जो वैल्यू होगा दिस वुड बी इक्वल टू, x का जो वैल्यू होगा दिस वुड बी इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3। वो तीनों में जो डिफॉर्मेशन हुआ है उसके बराबर डिफॉर्मेशन यहां x है। सो x का वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं, दैट वुड बी Fs बाई k इक्विवेलेंट, एंड दिस वन विल बी Fs बाई k1 जो ऑलरेडी आपने निकाल रखा है वहां से, प्लस Fs अपॉन k2 प्लस Fs अपॉन k3। ठीक है, बात आ रही है समझ में यहाँ पे? अब यहाँ पे इन सब को कॉमन करोगे ये कैंसल आउट हो जाएगा, और इस जगह जो मुझे इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट मुझे दिख रहा है यहां से, that would be 1 upon k equivalent is equal to 1 upon k1 plus 1 upon k2 plus 1 upon k3। और याद करो it is analogous to parallel grouping of resistance, है ना भाई। ये स्प्रिंग का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ये किसके जैसा मुझे दिखता हुआ है, तो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। यहाँ स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन किसके जैसा है, स्प्रिंग का सीरीज कॉम्बिनेशन सॉरी किसके जैसा दिखता हुआ है, तो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स जैसा। ठीक है, अब इस पे थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं जिससे हमारा न्यूमेरिकल का काम थोड़ा आसान हो जाए। लेट्स से कि यहाँ पे अगर सिर्फ दो स्प्रिंग मुझे दिया हुआ हो, कितने स्प्रिंग्स दिए हुए हो, दो स्प्रिंग्स, 4 K1 एंड K2। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्रिंग जो का कांस्टेंट का जो इक्विवेलेंट वैल्यू हम लिख सकते हैं दैट इज लाइकवाइज 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। इन दोनों को अगर आप एलसीएम ले लो क्या बच जाएगा भाई, यहाँ से K1 K2, और इस जगह जो मुझे मिल रहा है K2 प्लस K1, अगर रेसिप्रोकेट करें हम तो यहाँ से K इक्विवेलेंट का वैल्यू दिख रहा है K1 K2 अपॉन और K2 प्लस K1 और K1 प्लस K2 इज द सेम थिंग।
तो यहां से के इक्विवेलेंट का वैल्यू मुझे इजिली मिल जाता है। ठीक है, अगर दो स्प्रिंग दिया रहे। सिमिलरली अगर मान लो कि इस जगह पर अगर ऐसा बोल दिया जाए कि K1 और K2 का वैल्यू सेम है, ठीक है, किसके इक्वल है, K के इक्वल है, दोनों ही स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू क्या है भाई, सेम है। तो वैसे स्थिति में जरा देखो, अगर मैं K इक्विवेलेंट रखूं यहां, सो दिस वुड बी K² 2K और ये इक्वल हो जाएगा किसके, K/2K। अगर वैसे वैसे अगर मान लो तीन स्प्रिंग्स हैं, 3 स्प्रिंग्स यहां दे दिया जाए और तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, तो K इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा K/3। और अगर n स्प्रिंग्स यहां पे अगर गिवन हो, उसके लिए मैं यहां पे K इक्विवेलेंट का वैल्यू लिख सकता हूं K/n। बात आ रही है समझ में? देखो जिस तरह से सीरीज ग्रुपिंग में असल में हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। दो स्प्रिंग अगर हम उसमें ऐड करें तो लेंथ बढ़ जाएगा, नेचुरल लेंथ जो है स्प्रिंग का एक और ऐड करें और बढ़ जाएगा। उसी फैक्टर से, उसी तरीके से यहां पे आप देख रहे हो कि स्प्रिंग कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द सीरीज ग्रुपिंग ऑफ अ स्प्रिंग।